अने अने तो चलिए हम आपको जब तक कि सर आ रहे हैं तब तक हम लोग आपको एक पूरे एनिमल किंगडम की एक जर्नी कराते हैं, कहां से कैसे क्या शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बाद आता है एनिमल किंगडम। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। जो एनिमल किंगडम आता है, हम लोग एनिमल किंगडम से संबंधित हैं। हम लोग मुख्यतः अपने सब्जेक्ट की बात करें, जूलॉजी की बात हम लोग कर लें, तो जहां से हम लोग का एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है, पहले बात है 1758 की, 1758 की बात है। तो 1758 में कार्ल वान लिने, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर कैरोलस लिनियस कर लिया था, सबसे पहले उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पर काम स्टार्ट किया। सबसे पहले तो नहीं कहा जाएगा, जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया उनको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाई करने का प्रयास किया प्लांट और एनिमल को, और इन्होंने सभी जीवधारियों को दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप का नाम एज यूजुअल, हमने आपको बार बार कहा हुआ है कि हमेशा जो इवोल्यूशन में जो पहले आया वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आए प्लांट आए, तो प्लांट किंगडम की बात हम लोग पहले करेंगे। तो पहले किंगडम प्लांटी बनाया। अब इसको कहने का तरीका देखिए, अगर आप कहते हैं प्लांट किंगडम तो आप प्लांट किंगडम कहेंगे या किंगडम प्लांटी कहेंगे, दोनों में एक जैसा है, जो आप बोलिए। अब जैसे किंगडम एनिमेलिया बोलिए या एनिमल किंगडम बोलिए, बात एक जैसी है। तो अब प्लांट किंगडम आया, फिर एनिमल किंगडम आया। ये बात है 1758 की बात है। लिनियस से हम लोग इस बात को आरंभ करते हैं। उसके बाद उसी में डिफरेंट फाइला बने। सबसे पहले जिस फाइलम की सबसे पहले चर्चा की गई वो फाइलम प्रोटोजोआ के बाद में जो फाइलम आया वो फाइलम पोरीफेरा के बाद जो फाइलम आया वह निडेरिया।
जिसका ज्यादा पॉपुलर नाम सिलेंट्रेटा है। निडेरिया के बाद में आया टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद में आया प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद में आया एस्केल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस के बाद में आया एनेलिडा, एनेलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकार्डेटा, फिर लास्ट में कार्डेटा। ये एक जनरल आउटलाइन रही एनिमल किंगडम की। अब अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ की, पोरिफेरा की, टीनोफोरा या टीनोफोरा से पहले निडेरिया की, तो केवल और केवल टू किंगडम सिस्टम जो 1758 में प्रपोज किया गया लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा, उन्होंने ही फाइलम प्रोटोजोआ के अस्तित्व को स्वीकार किया। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो प्रोटोजोआ है, आपको पता है कि प्रोटोजोआ अब प्रोटोजोआ के रूप में नहीं रहा, प्रोटोजोआ अब फाइलम के रूप में नहीं रहा है। और अब ये क्या हो गया है, बोलिए? प्रोटोजोआ किसका पार्ट हो गया है? आप सबको पता होना चाहिए। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा का पार्ट हो गया है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। ये एक लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जैसी है, हालांकि ये लेटेस्ट है नहीं। तो 1758 में जिसकी परिकल्पना लिनियस ने की है, तो 1758 के आधार पर आप कहेंगे कि ये जो फाइलम बने ये फाइलम, पहला ये जो फाइलम आया आपका ये प्रोटोजोआ था। उसके बाद में ये जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का जो कंसेप्ट था, वो किंगडम बहुत वो सिस्टम, किंगडम, दो किंगडम सिस्टम या टू किंगडम सिस्टम का जो कंसेप्ट था, वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया। और कुछ लोग उसके फेवर में, कुछ लोग उसके विरोध में स्वाभाविक तौर पर आए, और ये होते होते तब भी काफी समय बीत गया। फाइनली 1860 में हेकेल ने इसमें कुछ परिवर्तन करने की सोची, लेकिन उनको ये क्रियान्वित करते करते 1866 आ गए। तो 1866 में सबसे पहली मर्तबा उन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम का कंसेप्ट प्रपोज किया। थ्री किंगडम सिस्टम, तो थ्री किंगडम सिस्टम का जो कंसेप्ट प्रपोज किया, उसके अनुसार उन्होंने एक किंगडम बनाया, एक नया किंगडम बनाया, जिसका नाम रखा उन्होंने प्रोटिस्टा। तो सबसे पहली मर्तबा प्रोटिस्टा एज ए किंगडम, सबसे पहली मर्तबा प्रोटिस्टा एज ए किंगडम ये अस्तित्व में आया 1866 में, और ये प्रपोज करने वाले वैज्ञानिक थे हेकेल। तो अब जहां पर लिनियस का टू किंगडम सिस्टम था, जहां लिनियस का टू किंगडम सिस्टम था, ये टू किंगडम सिस्टम अब ये हेकेल के थ्री किंगडम सिस्टम से रिप्लेस हो गया। अब जब ये थ्री किंगडम सिस्टम आया, तो अब प्रोटोजोआ सहित जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ध्यान दीजिएगा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, सारे के सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उनको रख दिया गया इसी किंगडम प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स थे, सबके सब आ गए। अब उसके बाद में जब यह प्रोटिस्टा का पार्ट हो गया, तो प्रोटिस्टा एनिमेलियस अलग हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिए, अब जो प्रोटोजोआ है वह एनिमल नहीं रहा। एनिमल होने की अपनी कुछ खास बात है, कुछ विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता तो आप ऐसे ही समझिए कि जो किंगडम एनिमेलिया में है, जो किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है, वही एनिमल है। जो किंगडम प्रोटिस्टा में है वो प्रोटिस्ट कहलाएगा। तो प्रोटिस्ट में आपके आगे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स थे, सबको रख दिया गया प्रोटिस्टा में। अब जब आप प्रोटिस्टा में आ गए, तो अब उसके बाद में जो आपका पहला फाइलम आया,
जो आपका पहला फाइलम आया वो पहला फाइलम आपका हो गया पोरीफेरा। पहला फाइलम पोरीफेरा क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि जो प्रोटोजोआ है अब वह पहला फाइलम नहीं रहा। प्रोटोजोआ पहला फाइलम नहीं रहा क्योंकि प्रोटोजोआ अंतर्गत हो गया, किसके अंतर्गत आ गया? प्रोटोजोआ अंतर्गत आ गया किंगडम प्रोटिस्टा के। उसके बाद में ये पोरीफेरा वाले आ गए। पोरीफेरा अब आपका हो गया पोरीफेरा पहला फाइलम। उसके बाद फिर क्या होगा? जो दूसरा फाइलम आएगा वह होगा निडेरिया और तीसरा फाइलम टीनोफोरा। अब निडेरिया को ज्यादा पॉपुलरली समझा जाता है या कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है, किस नाम से समझा जाता है, ये हम लोग जानते हैं सिलेंट्रेटा के नाम से। क्यों सिलेंट्रेटा ज्यादा पॉपुलर हो गया, निडेरिया क्यों उतना पॉपुलर नहीं रहा? तो पहले उसके पीछे जरा रीजन समझिए। सीधी सी बात है कि सिलेंट्रान की उपस्थिति के कारण हम लोगों ने इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा था। लेकिन यह ध्यान देने की बात है, आप सभी लोग इस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए कि जो सिलेंट्रान है वह सिलेंट्रान जिसके आधार पर हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये सिलेंट्रेटा है, जिसके आधार पर हम लोग इसको सिलेंट्रेटा कह रहे हैं, तो वह सिलेंट्रान केवल सिलेंट्रेटा में ही नहीं है। जो सिलेंट्रान है वह सिलेंट्रान टीनोफोरा में भी है। तो जिस सिलेंट्रान के आधार पर हम लोग उसको फाइलम सिलेंट्रेटा कहते थे, अब आप समझ लीजिए कि वह जो सिलेंट्रेटा है वह सिलेंट्रान के आधार पर है, लेकिन सिलेंट्रान दो फाइलम में हो गए। इसलिए सिलेंट्रेटा का जो बेहतर नाम है वह निडेरिया है। निडेरिया नाम क्यों रखा गया? नीडोब्लास्ट के कारण, यानी स्टिंकिंग सेल या निमेटोसिस्ट के कारण। तो जो निमेटोसिस्ट है या कह लीजिए ब्लास्ट है, नीडोसाइट है, वो केवल और केवल निडेरिया में ही पाया जाएगा, टीनोफोरा फाइलम में नहीं पाया जाएगा। तो अब आप देखिए कि सिलेंट्रान दो फाइलम में हो गया, निडेरिया में भी हो गया और टीनोफोरा में भी हो गया। लेकिन जो निमेटोसिस्ट है वह केवल और केवल निडेरिया में ही मौजूद है, केवल और केवल निडेरिया में ही है। इसलिए निडेरिया नाम ज्यादा एप्रोप्रिएट है सिलेंट्रेटा की तुलना में। सिलेंट्रेटा में सबसे पहली मर्तबे सिलेंट्रेटा में टिश्यू आए। ध्यान देने की बात है, सबसे पहली बार टिश्यू की जो उत्पत्ति है, सबसे पहली बार जो टिश्यू है वो सिलेंट्रेटा में आए। अब आप ध्यान दीजिए, दूसरी चीज हमें बताना चाह रहे हैं कि टिश्यू कैसे बना, टिश्यू कैसे आ रहा है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि आप कहते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ, आप सारे लोग बोलिए यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? It's called the cell. सेल। जोर से आप सारे लोग बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि हमारे तक आवाज आ जाए। सेल है तो सेल, यूनिट ऑफ सेल। हाँ, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। और जो सेल्स हैं वो सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? Tissue. सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू। और जो टिश्यू है वो टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? Organ. क्या बनाएंगे? आर्गन बनाएंगे। ऑर्गन बनाएंगे सर, आर्गन से मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट बॉडी बनाएंगे। तो अब ये क्रम ऐसे चला कि पहले सेल्स आए, सेल्स के मिलने से टिश्यू बना, टिश्यूज के मिलने से आर्गन बना, आर्गन्स के मिलने से आर्गन सिस्टम बना, और आर्गन सिस्टम्स के मिलने से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना।
एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। अब आप देखिए, सबसे पहली बार, जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अपने जो इमिनेंट स्पीकर थे प्रोफेसर A.K. शर्मा जी ने, उन्होंने आपको खुद भी बताया था कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनाइजेशन है वह सेल से बिलो लेवल का है, क्योंकि इसमें एक ही सेल है, एक ही सेल है, तो इसको सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सब सेलुलर लेवल का। या दूसरे शब्दों में आप कैसे, माइक्रोफोन आप लोग आप करिए, जब तक कि बोलने की जरूरत ना हो तब तक आप माइक्रोफोन ऑन ना करें। आनंद पांडे, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो प्रोटोजोवंस थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप कहेंगे कि ये टिश्यू ग्रेड का नहीं है, ये सेलुलर ग्रेड का भी नहीं है, ये सेलुलर ग्रेड से नीचे का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके लिए जो सही शब्द है वह प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें प्रोटोजोवंस में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, या इसको आप चाहें तो कह लें सब सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जैसे ही आप प्रोटिस्टा से आगे बढ़ते हैं, प्रोटिस्टा से आगे बढ़कर आप किधर जाते हैं, आप आते हैं एनिमेलिया की तरफ आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। तो जो आपका पहला फाइलम आता है वह है पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पोरीफेरा का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन आपका हुआ सेलुलर ग्रेड का। पोरीफेरा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह किस ग्रेड का है, सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी फाइलम पोरीफेरा में टिश्यू का निर्माण नहीं हुआ है, फाइलम पोरीफेरा में अभी भी टिश्यू का निर्माण नहीं हुआ है, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वह अभी भी सेलुलर ग्रेड का है। फिर से ध्यान दीजिए और कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहिए, कंसेप्ट एकदम दुरुस्त रखिए। प्रोटोजोआ का जो ऑर्गेनाइजेशन है सब सेलुलर लेवल या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का है। पोरीफेरा में सेल्स की संख्या में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई, यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का हो गया। अब आइए आते हैं निडेरिया या सिलेंट्रेटा। फिर से हम बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं कि निडेरिया, जो निडेरिया है वह सही शब्द है, सिलेंट्रेटा गलत शब्द है। दोनों को हम लोग पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मोर एप्रोप्रिएट टर्म इज निडेरिया। सबसे पहली मर्तबे टिश्यू फाइलम निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा में अपीयर हुआ, लेकिन अभी भी फाइलम सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया में टिश्यू तो आ गया, लेकिन अभी आर्गन का निर्माण नहीं हुआ है। तो दो फाइला जो जिसका ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड का है, ये दो फाइला हैं, या इन दो फाइलम का नाम है, एक तो निडेरिया, दूसरा टीनोफोरा। निडेरिया और टीनोफोरा दो ऐसे फाइलम हैं जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड का है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की तरफ आते हैं। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या हो गया कि यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वह आर्गन ग्रेड का है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द आर्गन appeared in the phylum Platyhelminthes. We cannot use the term organ. We cannot use the term organ before the phylum Platyhelminthes because organ for the first time appeared in this phylum. तो अब यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वह टिश्यू ग्रेड से बढ़कर आर्गन ग्रेड का हो गया। तो पहले ध्यान दीजिए, पहले आपका जो ऑर्गेनाइजेशन था सबसे पहले वह
प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का या सब सेलुलर ग्रेड का था। पोरीफेरा में आप आए, वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन आपका सेलुलर ग्रेड का हो गया। उसके बाद आप आए सिलेंट्रेटा में यानी निडेरिया में और टिनोफोरा में, यहां पर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, ये ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया टिश्यू ग्रेड का। अब उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थिस की, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में सबसे पहले मर्तबे आर्गन आए। तो अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में आर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन आरंभ हुआ, लेकिन अभी भी यहां पर डिफरेंट आर्गन्स मिलकर आर्गन सिस्टम्स का निर्माण सही अर्थों में नहीं कर रहे हैं। सही अर्थों में आर्गन सिस्टम का निर्माण चालू होगा फाइलम एस्केहेल्मिन्थिस में। फाइलम एस्केहेल्मिन्थिस में सबसे पहले आर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन आरंभ होगा। उसके बाद एस्केहेल्मिन्थिस के बाद के जितने भी फाइला हैं, एस्केहेल्मिन्थिस के बाद आएगा एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आएगा आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद आएगा आपका मोलस्का, मोलस्का के बाद आएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा के बाद कार्डेटा। आज जो है फाइलम मोलस्का क्लास में फाइलम मोलस्का आज समाप्त किया गया। अब एक दिन और यानी कल क्लास में फाइलम इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। उसके बाद बीच में जो छूटे हुए हैं जैसे टिनोफोरा और लास्ट में जो आएगा हेमिकार्डेटा, 2 दिन और बचा है। उसके बाद एक जनरल जो क्लासिफिकेशन है आपका प्रोटोजोआ से लेकर हेमिकार्डेटा तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रैक्टिकल वर्क पर आएंगे, स्पेसिमेन वगैरह हम लोग देखेंगे, स्लाइड वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहली मर्तबे आर्गन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में आया। उसके बाद एस्केहेल्मिन्थिस से लेकर बाकी के जितने भी फाइलम हैं जिनका हमने नाम लिया, सब में जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का वो आर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन। तो आई वुड लाइक टू रिपीट इन इंग्लिश वर्जन। प्रोटोजोअन्स नाउ known as protist, they are subcellular organism. In other words, you can say that the organization in protista or protozoa is subcellular level. That is, you can say protoplasmic grade of organization is found in protozoa. In porifera, cellular grade of organization is there. In Nidaria and Ctenophora, tissue grade of organization is found. You can say that tissue for the first time appeared in phylum Nidaria, that is in Coelenterata. Organ for the first time appeared in phylum Platyhelminthes, and organ system from Escalminthis and from Escalminthis to Chordata, all phyla have organ system grade of organization. नाउ अब हम लोग दूसरे तरफ बढ़ते हैं, जरा एक चर्चा कर लेते हैं सीलोम की। सीलोम क्या होता है? जो सीलोम है वह सीलोम क्या है? स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वाल। बॉडी वाल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है वह सीलोम कहलाता है। सीलोम की चर्चा हम लोग किस फाइलम से करेंगे? देखिए सर जुड़ गए हैं। हाँ सर नमस्कार। तब तक हमने कहा कि एक कुछ सामान्य चर्चा हम कर दें। सर माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आई थिंक माइक इज वर्किंग। हाँ यस सर। अच्छा जी। तो बच्चों सर आ गए हैं। हाँ। तो सब चाय आप पी लीजिए, अभी आप तुरंत पहुंचे होंगे। मैं अभी पहुंचा हूँ से डायरेक्टली आई एम सिटिंग फॉर दैट थिंग ओनली। आई रश टू यूनिवर्सिटी एंड रीच माय होम। सर हाँ चाय पी लीजिए। इट विल कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम।
अच्छा, तो बच्चों पहले सर को हम लोग तो बात करते रहेंगे, सर एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे इसलिए सर को थोड़ा देर हो गया है। तो सबसे पहले सर का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद में हम लोग जो है फॉर्मली अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इट्स आवर डियर स्टूडेंट्स, इट्स आवर प्राउड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस टुडेज इमिनेंट स्पीकर, today's eminent speaker, Professor Abhay Kumar Pandey sir. Dr. Abhay Kumar Pandey sir is professor in the Department of Biochemistry, University of Allahabad, Prayagraj, having more than 25 years teaching and research experience. Earlier, he had served in Pune University and in the Institute of Biomedical Sciences, Dehradun. Professor Pandey has many awards and honors to his credit. He is fellow of Society for Plant Research India and member of many academic bodies including National Academy of Sciences India, Society of Biological Chemists India, Indian Science Congress Association and Italo-Latin American Society of Ethnomedicine. His research activities are focused around oxidative stress and free radical biology, toxicology, antimicrobial and cancer biology. 6 students have been awarded doctorate degree under his supervision and currently 8 students are working for their PhD degree. He has more than 90 publications to his credit, including many research articles in international journals of global repute and chapters in books published by Springer, Elsevier, CRC Press, and other publishers. Based on Google Scholar citation, Professor Pandey has more than 5,200 citations. One of his review article, Chemistry and Biological Activity of Flavonoids, an overview, has been cited more than 2,700 times. Professor Pandey is editorial member and reviewer of many international journals. He served as executive editor of Journal Vesitios, Springer का है, for the term 2018 से 2020. He has delivered many invited lectures and chaired scientific sessions in the national and international conferences. Professor Pandey is a resource person to the academic staff colleges of various universities and is also associated with Science Communication Program of National Academy of Sciences India. ये सर के बारे में बहुत थोड़ा सा विवरण है जो हमने आप सब लोगों के समक्ष रखा। और वैसे सर का फील्ड इतना व्यापक है, कभी आप लोग सुनेंगे तो हम लोग खुद भी आप महसूस करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो हम कुछ कम कह रहे हैं, सर उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग सर के लेक्चर के बाद और चर्चा करेंगे। तो सर आपका इस कार्यक्रम में ये आज छठा दिन है। जंतु विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय श्रृंखला का छठा दिवस है और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे ज्यादातर से बच्चे से ग्रामीण प्रवेश के हैं, इसलिए जितना अगर आप हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उतना इनके लिए यूजफुल होगा। बिल्कुल सही, मैं समझ गया। जी हाँ, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपना लेक्चर आरंभ करें। प्रोफेसर पांडे सर। अच्छा, मैं पहले तो भाई सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर वर्मा साहब का कि मेरे मतलब ही इंट्रोड्यूस्ड मी हम्बली, मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड बाय हिज इंट्रोडक्शन और मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं अपनी तरफ से फॉर हिज काइंड इंट्रोडक्शन। और जहां तक बच्चों का सवाल है, आपने बताया कि हिंदी मीडियम और वो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आई विल बी हैप्पी टू जस्ट इलाबोरेट थिंग्स, मतलब हिंदी में वो हम लोग कर सकें। तो आज के जैसा कि सिलेबस डॉक्टर साहब ने दिया था, उसमें हमने सिलेबस का यूनिट 3 जो रेस्पिरेशन, जो डॉक्टर साहब का भी स्पेशल फील्ड है, वो हमने सेलेक्ट किया है कि रिगार्डिंग क्रेब्स साइकिल एंड ऑल दैट। अब देख रहे होंगे डॉक्टर साहब कि उसमें, हाँ, तो जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें
यूनिट 3 का है। मैं पावर पॉइंट शो ऑन कर रहा हूं। दिस इज, ये दिखाई पड़ रहा है सबको? नहीं अभी, क्यों डॉक्टर साहब? नहीं अभी सर नहीं आया, अभी नहीं आया। अच्छा, ओ एक मिनट, जस्ट मिनट में देखूं कहाँ चला गया। कभी कभी क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अभी भी नहीं आया डॉक्टर साहब, जिसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। पावर पॉइंट के लिए ऊपर से कुछ करना पड़ेगा। मैंने ऑन किया है, नीचे लिखा होगा ये प्रेजेंट न्यू नाउ, प्रेजेंट नाउ, नीचे सबसे नीचे राइट साइड में, सबसे नीचे टर्न, हाँ प्रेजेंट नाउ, जी हाँ जी हाँ। योर इंटायर स्क्रीन पे करेंगे? जी सर, जी जी हाँ जी। तो अब ये विजिबल है क्या डॉक्टर साहब? नहीं अभी आप शेयर करिए। हाँ अभी एक सेकंड दे, प्रेजेंट नाउ किया, फिर राइट साइड वाले में देखता हूं कि शेयर भी जैसे प्रेजेंट नाउ पे, उसके बाद आएगा फुल स्क्रीन आएगा। हाँ वो तो कर दिया मैंने फुल स्क्रीन। उसके बाद अभी शेयर योर एंटायर स्क्रीन एक आ रहा है। हाँ बस उसी को अब शेयर करें शायद। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अभी शेयर, क्रोम वांट्स टू शेयर द कंटेंट ऑफ योर स्क्रीन विद मीट गूगल, चूज व्हाट यू वुड लाइक टू शेयर। अभी शेयर नहीं हुआ। नहीं सर, इंटायर स्क्रीन वाला आ रहा है ना, एक प्रेजेंट नाउ में करके। हाँ उसको क्लिक करिए सर। जी हाँ, प्रेजेंट योर एंटायर स्क्रीन है एक, उस पर क्लिक करें। हाँ जी सर, जी यहाँ उस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब ऊपर आ रहा है कि शेयर, हाँ शेयर, तो शेयर भी ले नहीं रहा है उस पर। देखें क्या ये विजिबल है? ना सर, चिते अभी नहीं। अच्छा, कहाँ पे कभी कभी अब मीटिंग डिटेल्स, राइट, एक व्हाइट बोर्ड, की लेआउट, फुल स्क्रीन, की बैकग्राउंड, टर्न ऑन कैप्शंस। फुल स्क्रीन से तो आना चाहिए। हाँ नहीं, फुल स्क्रीन तो आता रहा है, अभी शेयर वाला कुछ कहीं से। प्रेजेंट नाउ में योर इंटायर स्क्रीन, अ विंडो, अ टैब। इंटायर सेकंड में जस्ट आई एम आस्किंग माय किड्स, दे विल हेल्प। जस्ट हाँ एक सेकंड। कहाँ तुम चले गए? अरे यार देखो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना। अरे तुम आ तो, तुम बता रहे हमको। आप उससे पूछ लो, तुमको बता दी, बता क्यों नहीं रहा। हेलो हाँ सर, अब आ रहा है, अब आया सर, अब आया सर, अब दिख रहा है सर। अब हाँ सर, अब दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब शेयर कर रहे हैं। हाँ। देखिए हाँ, ये विजिबल है। हाँ जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। So, यूनिट 3। हाँ ठीक है, है हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे मैं समझता हूँ भाई भांति परिचित हैं क्लास 6, 7, 8 ऑनवर्ड्स से कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। इस तो वो नहीं आ रहा है आइकन्स। सो
ये तो विजुअल है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी सर, जी सर। अच्छा सर, अच्छा सर। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को मेरा नहीं, वो जो फोटो जाती है आइकन कहाँ है, हमने कहा कि इसमें वो मैं ढूंढना चाहता हूँ कि योर एवरीवन्स पेजेस इज, ये सर ये लेफ्ट साइड में आ रहा है ना? अच्छा, हमारे वाले उस पर नहीं दिखाई पड़ रहा है संभव। तो एनीवे, अगर मैं चल रहा हूँ इसको जी कि तो लेक्चर ऑन सेलुलर रेस्पिरेशन, और मैं समझता हूँ किसी भी परिवेश का इंसान हो वो जानता है कि एनर्जी का कितना महत्व है, स्पेशली एनर्जी के बिना कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। जो हम बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एनी प्रोसेस, मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्क, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई एम श्योर कि बच्चों ने क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में बहुत डिटेल लेवल पे सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, उसका क्या रोल है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं। पहली स्लाइड है, मतलब जो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात आती है कि बड़ा कॉमन टर्म है अगेन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को डिफाइन किया गया है, जिसे इसमें तो अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसको हिंदी में करके बता दूंगा। द सम ऑफ ऑल फिजिकल प्रोसेसेस दैट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिजल्टिंग मतलब सारे केमिकल प्रोसेसेस का एक रिजल्ट है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और उससे क्या होता है, ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एलिमिनेशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ दैट कम्स अंडर मेटाबॉलिज्म। और उसके दो पार्ट्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये ब्रॉड दो टर्म्स हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए। आप बायोलॉजी में कहिए, जूलॉजी में कहिए, बॉटनी में कहिए, हर सब्जेक्ट में ये आपको मिलेगा। एनाबॉलिज्म बहुत कॉमन चीज है। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्शन, बच्चे सब जानते हैं कि क्या एनाबॉलिक रिएक्शंस है, क्या कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। तो एनाबॉलिज्म मींस, जैसे इसमें एग्जांपल राइट साइड में दिखाया गया है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना या ग्लूकोज से सेल्यूलोज बनना, कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोज से स्टार्च बनना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाएंगे कि मतलब एक से ज्यादा जो ग्लूकोज यूनिट्स आ रहे हैं थ्रू मेटाबॉलिक इंटरफेस, उनका इंटरेक्शन जो होता है प्रोड्यूसिंग सम डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो वो एनाबॉलिज्म हुआ। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि प्रिकर्सर्स आर बिल्ट अप इनटू लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग लिपिड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और प्रिकर्सर क्या है, यूनिट। कोई भी, जैसे कि अगर हम कहें फैटी एसिड्स, एक एक मतलब फैटी एसिड की चेन्स होती हैं कि ढेर सारे फैटी एसिड की चेन मिलके बहुत बड़ा फैट बना लेगी, फैट मॉलिक्यूल बन जाएगा बड़े। जैसे कि आप कहेंगे पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज से हमने बना दिया सेलुलोज, स्टार्च, या कोई भी बिगर पॉलीसेकेराइड, इन्युलिन, एमाइनो एसिड से प्रोटीन का बनना, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन्स, यू कैन से प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स, प्यूरिन एंड pyrimidine बेसिस से लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए, आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनने को एनाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। और ज्यादातर एनाबॉलिक एक्टिविटी में होती है कि दे रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के एनाबॉलिज्म नहीं होता है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप जानते होंगे, स्पोर्ट्स पर्संस को कहा जाता है कि कई बार दीवार होते हैं कि वो खाने के साथ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का क्या काम है, अगर आप उसकी बायोलॉजी में जाएंगे तो स्टीरॉइड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मसल बिल्डिंग में। अब मसल बिल्डिंग कहां से होगी, जहां से अगर हमारे मेटाबॉलिक लेवल पे हमारे प्रिकर्सर्स जो है, बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स के, अमीनो एसिड्स, अगर उनकी बहुतायत मात्रा में अगर वो प्रेजेंट है तो बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में हमारी मसल मैस का डेवलपमेंट हो। तो दैट कम्स अंडर एनाबॉलिक रिएक्शंस, और एनाबॉलिक स्टीरॉयड इनको हम कहते हैं जो इस तरह की गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स की फील्ड में कहा जाता है कि स्टीरॉयड्स लेना एक अपराध है, क्योंकि आप नेचुरली नहीं है, अननेचुरली यू आर ग्रोइंग योर मसल्स, आपकी मसल्स बढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट हो गया कैटाबॉलिज्म। अब देखिए, जब भी हम लोग दौड़ते हैं, रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि जो ग्लाइकोजन, कभी कभी ग्लूकोज रिजर्व एक सर्टेन लेवल से जब ऊपर नीचे होता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन, एनाबॉलिक प्रोसेस।
ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या है, जो रिजर्व ग्लाइकोजन हमारे लिवर में मसल्स में स्टोर्ड है, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, रिक्विजिट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होता है। अगर आप याद करें कि अगर आपके पीछे कोई शेर दौड़ा रहा है आपको, उस समय आप में बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है, वो कहां से आती है? आप पाएंगे कि एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रेट होता है। जैसे अगर हार्मोन, हम उसका डिस्कशन डिटेल में नहीं यहाँ करेंगे, बस वो बता रहे हैं, जिस एपिनेफ्रिन का असर आता है कि उसमें सीधे सीधे आप पाएंगे कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में इतनी बढ़ जाती है कि आप तेजी से दौड़ते हुए उस अपने को बचाव कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कई कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिनके बिना हम सस्टेन नहीं कर सकते, उसकी वजह से हमें ग्लूकोज अवेलेबल हो रहा है। और ग्लूकोज अवेलेबल कैटाबॉलिक में आप कार्बोहाइड्रेट से भी पाएंगे, शर्करा से, फैट से, प्रोटीन से। दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक रूप दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है। तो सिंपल एंड प्रोडक्ट्स और उनके ऑक्सीडेशन से वी जनरेट एनर्जी। तो जो एनर्जी जनरेट हो रही है, इस प्रोसेस को कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। अब रेस्पिरेशन आता है कि हम लोग बताया कि मैं सेलुलर रेस्पिरेशन इज सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। शुरुआत वाले में ही हमने कहा था कि ये हर ऑर्गेनिज्म के हर सेल में होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि कई बार होते ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। ब्रीदिंग फिजिकल, इनहेल एक्सहेल, इंटरकोस्टल एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स जो हेल्प करती हैं, वो आता है ब्रीदिंग के फिनोमेनन। बट रेस्पिरेशन इज टोटली अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि सेल के अंदर होता है और उसका पर्पस होता है कि एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करे। और इस एनर्जी प्रोड्यूस कहां से होता है? जब हमारा फूड मटेरियल रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता है, जैसे ग्लूकोज ही है। अगर ग्लूकोज हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन, कुछ भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। और इनके ऑक्सीडेशन से थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, you will find production of ATP. तब ATP बनता है and we get lot of energy. एरोबिक फिर आता है रेस्पिरेशन की। जब हम बात करते हैं, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। तो ज्यादातर आप पाएंगे कि यूकेरियोट्स की बात करें, मल्टीसेलुलर मतलब एडवांस्ड सेल्स हैं प्रोकैरियोट की अपेक्षा। और अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें और कुछ सिंगल सेल, तो वो कोशिश करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के से एनर्जी प्रोड्यूस करें। और एरोबिक रेस्पिरेशन में वी ऑलवेज यूज ऑक्सीजन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एरोबिक रिएक्शंस आर ऑक्सीजन डिपेंडेंट। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, उनको 4 प्रोसेसेस में आप प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग रियली देखा जाए मेटाबॉलिक लेवल पे आ रहे हैं कि एरोबिक रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज भी शुरू होता है, तो वी स्टार्ट विद ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होती है सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस से बनता है पाइरूवेट। पाइरूवेट का प्रीलिमिनरी ऑक्सीडेशन होगा और उस ऑक्सीडेशन से आपका बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, मींस 3 कार्बन यूनिट पाइरूवेट जो होती है, ऑक्सीडेशन के बाद 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल कोएंजाइम में टूट जाती है। सर आपका स्लाइड नहीं दिख रहा। स्लाइड नहीं दिख रहा है? नहीं सर, अभी नहीं सर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी केवल पहला पेज आपका सर आ रहा है। क्या इंट्रोडक्शन पे दिखा रहा है। इंट्रोडक्शन वाला पेज दिखा रहा है। एक सेकंड, अब दिख रहा है? हाँ सर, यस सर, हाँ सर दिख रहा है। सर अभी दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिख रहा है। सर नहीं शो हो रहा है। नहीं शो हो रहा बेटा, शो हो रहा है। अभी तो सो रहा है। हाँ, बाकी सारे लोग माइक्रोफोन ऑफ करें। हमें लग रहा है हमारा कुछ लोगों को शो हो रहा है, कुछ लोगों को शो नहीं। तो हो सकता है कि नेट की प्रॉब्लम हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ जी सर, जी सर। ऐसा है कुछ? आपको दिखाई पड़ रहा है डॉक्टर साहब? हाँ जी सर, हमको दिखाई पड़ रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, तब ठीक है, हम इसी वाले सर फेस दिख रहा है सर। हाँ, क्या चीज दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, आपका सिर्फ फेस दिख रहा है। बस ठीक है बच्चों, माइक्रोफोन ऑफ करिए आप लोग।
अच्छा, मान लीजिए किसी को नहीं दिखाई पड़े तो कोशिश करें कि जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उस पर जरा ध्यान दीजिए। तो कुछ लोगों को दिख रहा है, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए सारे लोग, माइक्रोफोन ऑफ करिए। हाँ ठीक सर, ठीक सर। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन सबस्ट्रेट 3 कार्बन पायरुवेट में टूट रहा है, और ये पायरुवेट 3 कार्बन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर 2 कार्बन यूनिट एस्टाइल कोएंजाइम में ब्रेक होता है, जो सीधे सीधे साइट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, और साइट्रिक एसिड साइकिल में फर्दर टूटता जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। लेकिन इसी प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन होता रहता है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और आप जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो जहां इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हुआ वहां ऑक्सीडेशन प्रक्रिया शुरू हो गई, और ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर के थ्रू डिफरेंट 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू पास होता है, उस समय हमें एटीपी प्रोडक्शन मिलने लगता है। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो इंटीग्रेटेड पाथवे अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, ये दिखाया है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग और किसी लिविंग सिस्टम की बात करें, ग्लूकोज की एंट्री हुई, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में आया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद वो सीधे सीधे घुसता है, मतलब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ साइटोसॉल में। अब पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में घुसना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो पायरुवेट के ऑक्सीडेशन वाले उसमें एंजाइम्स होते हैं जो सीधे सीधे ऑक्सीडाइज करके पायरुवेट को, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में तोड़ देते हैं। और आप एक परिभाषा ऑक्सीडेशन की ये भी जानते होंगे कि जैसे कि हाइड्रोजन का लॉस, अगर केमिकल भाषा में कहें, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन में आप पाएंगे NAD+ को फैक्टर के रूप में काम करता है। ये NAD+ पायरुवेट से हाइड्रोजन अपना ले लेता है, मींस सीधे सीधे पायरुवेट इज लूजिंग हाइड्रोजन, तो देयर इज ऑक्सीडेशन, तो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। वही एसिटाइल कोएंजाइम में फर्दर TCA साइकिल में जाएगी, या NADH, जो भी NADH या NAD पे डिफरेंट ये जो रिडक्टेंट स्पीसीज हैं फर्दर ऑक्सीडाइज होती हैं, और ये ऑक्सीडाइज होने पे लार्ज अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस करती हैं। तो ये एक जनरल फ्लो दिखाया गया है थ्रू TCA साइकिल। FADH2 भी होता है, उससे भी आपको फाइनली एटीपी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो ये तो जनरली एरोबिक प्रक्रिया होगी। अगर थोड़ा सा एनाएरोबिक अगर कहें तो फर्मेंटेशन साइड में जाता है, और फर्मेंटेशन साइड में हम ही लोग पाते हैं अपने शरीर में। आप जानते हैं शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी, बहुत तेज हम दौड़ते हैं तो हाँफने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन उतनी रैपिड स्पीड से नहीं एटीपी प्रोवाइड कर पाता है जितनी चाहिए, और उतनी तेज मतलब कहिए TCA साइकिल के अंदर ऑपरेशन नहीं हो पाता। हमारा पायरुवेट डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स लैक्टेट, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। लेकिन लैक्टेट का भी आप पाएंगे एडवांटेज क्या है, क्यों लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, कि जो रिडक्टेंट हमारा जनरेट हुआ है पायरुवेट ऑक्सीडेशन से, या ग्लाइकोलिसिस में जो हमारा जो NADH जनरेट हुआ है, स्पेशली ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंस में हमारा जो जनरेट हुआ है पायरुवेट, वो NADH फर्मेंटेशन में यूज हो जाता है। मतलब सब रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वो जनरेट हो जाते हैं, फिर NAD जनरेट, फिर वापस वो साइकिल चलती रहती है। भले ही कम मात्रा में एनर्जी मिले, बट हमें कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहती है। हाँ, तब फोन अटेंड कर लो, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर में बात कर लो। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि लैक्टेट बाहर भी जाता है, फिर लैक्टेट की साइकिल चलती है जो वहां फर्दर 3 कार्बन यूनिट्स में घूमता रहता है, और हमें लॉट ऑफ एनर्जी मिलती रहती है। अब हम लोग आते हैं ग्लाइकोलिसिस पे। ग्लाइकोलिसिस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, Embdick-Meyer-Hoff pathway is an oxidative process in which molecules of glucose is partially oxidized into molecules of pyruvate। हम लोगों ने जनरल एक बात की है कि 6 कार्बन का ग्लूकोज है, अल्टीमेट ब्रेक डाउन जब होता है ग्लाइकोलिसिस में तो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, और इनकी लोकेशन हम सभी जानते हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, ये हमेशा आप पाएंगे साइटोप्लाज्म में होती है। और ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है ये एरोबिक और एनाएरोबिक कंडीशन दोनों में चलती है। मतलब ये नहीं है कि कोई कहा जाए कोई ऑर्गेनिज्म एनाएरोबिक रूप से रेस्पिरेशन कर रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन पाथवे
फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एनारोबिक क्या कहा जाता है कि ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज नहीं करता है। ये इसका मतलब अंतर है फ्रॉम अदर टीसीए साइकिल प्रोडक्ट। और उसमें जो है 5 इनिशियल जो 5+5 का अगर हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो पहले 5 को कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज और सेकेंड 5 स्टेप को कहते हैं पे ऑफ फेज। तो पहला तो हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की तैयारी करता है कि जिससे पे ऑफ फेज मतलब जैसे हम लोग सैलरी मिलती है, कहने का मतलब उसके ब्रेकडाउन से हमें कुछ एटीपी या एनएडीएच का प्रोडक्शन हो सके। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? इन प्रिपरेटरी फेज ग्लूकोज सीक्वेंसली C6 और C1 पे फॉस्फोराइलेट होता है। आप जानते हैं ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज बिसफॉस्फेट होता है। तो और उसके साथ साथ ओवरऑल 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। ये जो फॉस्फोराइलेटेड शुगर है ये इसी प्रोसेस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 2 3 कार्बन यूनिट्स में ब्रेक होता है। कहने का मतलब है ये जो प्रिपरेटरी फेज का रिजल्ट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट DHAP along with consumption of 2 ATP molecules। तो 2 ATP molecule कंज्यूम हो रहे हैं और हमें प्रोड्यूस मिल रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट DHAP। पे ऑफ फेज में क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये फिर सीक्वेंसली ऑक्सीडाइज होता है 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में और साथ साथ जो इनपुट हुआ था 2 एटीपी उसके सिवा अब यहाँ एटीपी और NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं पे ऑफ कि मतलब हमने शुरुआत में तैयारी कर लिया उसका हमें रिवार्ड मिल रहा है एटीपी और NADH प्रोडक्शन के फॉर्म में। ये है ओवरऑल अगर आप देखें कि ग्लूकोज टू पाइरुवेट कन्वर्जन ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में दिखा रहे हैं 2 एटीपी कंज्यूम हुआ, 2 एटीपी इनिशियली 2 एटीपी से फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है? 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है और 2 NADH। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख नहीं रहा है। सर दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। सर की दूसरी आईडी पिन करिए सर, भैया सर की दूसरी आईडी पिन करेंगे तब दिखेगा। दिख रहा है सर। दूसरी आईडी क्या है? नहीं दिख रहा है सर। अरे सर सेकंड 2 आईडी सर चला रहे तो सेकंड आईडी दिखेगी। आई एम हेल्पलेस भाई, हम कैसे दिखाएं भाई? कुछ लोगों को दिख रहा है कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कहीं सिस्टम बच्चा दिखाई दे रहा है भाई। सर सेकंड आईडी दिख रहा है। अच्छा 2 आईडी है, एक से सर बोल रहे हैं, एक से जो है स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो दूसरे वाले आईडी से आप लोग बच्चों देखो। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब उसी आईडी पर मैं समझ रहा हूँ दिख रहा होगा। हाँ 2 आईडी है सर आपकी, तो एक बच्चों एक से एक को पिन करिए तो दिखाई देगा। बच्चों दिखाई दिया? दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है सर आपका? जी सर अब दिखाई दिया। हाँ सर दिख रहा है। ये खेल हम लोगों का लुक्का छुपी चलता रह रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कभी कभी फंस जाता है कि वी डोंट नो कि कैसे हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसमें सीधे ग्लूकोज टू पाइरुवेट कन्वर्जन दिखा रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बने हैं। इसमें प्रोड्यूस हमें अल्टीमेटली हो रहा है 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स और 2 NADH के मॉलिक्यूल हो रहे हैं। ये है इसका रिजल्टेंट। इसके बाद अगर आप देखें ये सीक्वेंशियल स्टेप बना रहा है। ये सभी लोग आप जानते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है नॉर्मली। अगर देखा जाए ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के लिए 2 एंजाइम पाए जाते हैं हमारे शरीर में, स्पेशली अगर लीवर को भी हम कंसीडर करें। एक हेक्सोकाइनेज, काइनेज का मतलब होता है टू ऐड फॉस्फेट रेजिड्यूज। किसी भी मतलब हेक्सोज मॉलिक्यूल में अगर ऐड करें तो उसको हम कहेंगे हेक्सोकाइनेज। मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है हेक्सोज, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो चाहे गैलेक्टोज हो, कहीं भी हेक्सोकाइनेज कैन एक्ट लाइक दैट। एक होता है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज भी उसका भी काम है ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करता है और वो ज्यादातर साइकिल चलती है लीवर में। जब हम एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है तो
उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, किस रूप में ले जाना है। तो ये सारे मतलब फंक्शनल रूप से एक हैं, स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट है एंजाइम, लेकिन पर्पज है कि ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज फॉस्फेट शुरू हो गया। यहाँ आपने देखा कि हमेशा जहां फॉस्फोराइलेशन होता है जनरली एटीपी स्रोत होता है फॉस्फेट का, मींस वो एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है। एक एटीपी हुआ, एटीपी में जितना एनर्जी आई फॉस्फेट गया, तो उस एनर्जी के द्वारा वो फॉस्फेट ग्लूकोज से जुड़ के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर आइसोमरेज होता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और आप अगर याद करें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम हमें कहना चाहिए। ये फिर एक एटीपी मॉलिक्यूल लेके ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर आप देखें, मान लीजिए पहला कार्बन ऊपर है, लास्ट वाला नीचे है, तो पहला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट छठे पोर्शन पे पहले ही फॉस्फोराइलेशन था, अब इसमें पहले पोर्शन पे भी हो जा रहा है। और पहले आप टर्म एक पाते होंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट लोग यूज करते थे। अब करंट नॉमेनक्लेचर में आप पाएंगे बिसफॉस्फेट यूज किया जाता है। कारण क्या है कि जनरली डाइफॉस्फेट जैसे एडीपी और एटीपी की बात करते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो जब दो फॉस्फेट रेजिड्यू कंटिन्यूअसली एक दूसरे से जुड़े हैं वहां मोनो डाई ट्राइफॉस्फेट टर्मिनोलॉजी यूज होती है। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलग अलग रेजिड्यूज पे जुड़े हैं, जैसे फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है, फ्रक्टोज के छठे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो उस केस में टर्मिनोलॉजी को डिस्टिंग्विश करने के लिए बिसफॉस्फेट यूज किया जाता है। तो इसलिए एप्रोप्रिएट नाम होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फिर जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया तो एल्डोलेज आया। आप देखिए एज काइनेज, यहाँ एल्डोलेज मतलब ब्रेक डाउन ऑफ एल्डोज शुगर, एल्डोलेज। तो यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन्स के जनरेट होते हैं, दोनों एक ही के आइसोमर्स हैं, डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इनको कन्वर्ट करता है दोनों को ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमर एक दूसरे में। तो फाइनली ये फिर जाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, डीएचएपी कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहां पे ये एनएडीपी जो है एक एनएडी प्लस एक ऑक्सीडेंट का काम करता है, और एक हाइड्रोजन एटम मतलब 2 हाइड्रोजन है, एक एनएडीएच प्लस एच में से 2 हाइड्रोजन को ये रिमूव करता है। और इसके बाद आप पाएंगे सब्सिक्वेंट स्टेप शुरू होता है। क्या क्या हुआ वहां, जो पहले अगर आप देखें, पहले में था हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब एनएडी से एनएडीएच प्लस एक हाइड्रोजन आयन बना, तो अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब एक तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड टाइप ऑफ। अब केमिकल लेवल पे अगर पाएंगे तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ेगा दोनों को। तो यहाँ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट मतलब यहाँ भी दोनों फॉस्फेट जो है 1 और 3rd कार्बन पे है, इसीलिए डाइफॉस्फोग्लिसरेट न कह के बिसफॉस्फेट कहते हैं। अब जब दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली हमारे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के तैयार हो गए, इन पे एक्ट करता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो काइनेज है, अब ये कर देता है कन्वर्ट इसको, यहाँ एडीपी आप देखिए कि 2 फॉस्फेट थे इसके सबस्ट्रेट का बिसफॉस्फेट, तो वहां से एक फॉस्फेट एडीपी लेता है एक तरफ और दूसरी तरफ भी एक एडीपी लेता है। तो फाइनली इस स्टेप में जो हमने 2 ऊपर लिया है 2 प्रोड्यूस हो गए, समझिए कि जो लिया वो बराबर हो गया। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट की प्रक्रिया तक 2 कंज्यूम हुए और 2 प्रोड्यूस हो गए। आगे म्यूटेज एंजाइम यूज होता है, जो 3 को 2 म्यूटेज में आप पाएंगे कि जो फॉस्फेट मॉइटी या कोई भी मॉइटी, अगर आप पाएंगे एंजाइमोलॉजी में पढ़ेंगे कि म्यूटेज एंजाइम का काम है कि एक ग्रुप को एक ही मॉलिक्यूल में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शंट करता है। तो शंटिंग में म्यूटेज एंजाइम काम आ जाता है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहां आता है इनोलेज एंजाइम, 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एंजाइम होता है इनोलेज। अब यहाँ एक इनोलेज का एक क्लिनिकल रेलेवेंस में बताना चाहूंगा। आप ज्यादातर पाते हैं कि अगर ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट या कोई भी, वो कहे कि ब्लड शुगर अगर हमें टेस्ट करना है, आप पाएंगे कि सीधे फ्लोरिडेटेड
ट्यूब्स में आपका ब्लड रखा जाता है। कई तरह के कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट यूज होते हैं। अगर आप पैथोलॉजी में जाए, कहीं ऑक्जेलेट पाएंगे, कहीं साइट्रेट पाएंगे, लेकिन ब्लड शुगर जिसमें जनरली टेस्ट किया जाता है उसमें फ्लोराइड आयन मौजूद होता है, ऑलरेडी लगा होता है, उसमें हमारा ब्लड लिया जाता है। और कारण क्या है फ्लोराइड आयन वहां पे यूज करने का? टू प्रिजर्व द ब्लड। वो फ्लोराइड आयन जो होता है इसी इम्यूलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब इम्यूलेज को ब्लॉक कर देगा तो नॉर्मली क्या है, मान लीजिए हमने ब्लड लिया, हमारा ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में ये सीधे ग्लाइकोलिटिक साइकिल चलती रहती है। और अगर इम्यूलेज को ब्लॉक नहीं करेंगे तो जो हमारा शुगर है अगर 1 घंटे 2 घंटे तक ब्लड अगर इवन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रुका रहा, इवन 20 डिग्री पे भी रुका रहा, तो क्या होगा, ग्लूकोज टूट के पाइरुवेट में हो जाएगा। और जब हम ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे हमें हमेशा आएगा कि ग्लूकोज ब्लड में कम है, रियल ग्लूकोज पिक्चराइज नहीं होगा। तो इम्यूलेज को ब्लॉक करने का उद्देश्य ये है कि ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंस एक लिमिट के बाद रुक जाती है आरबीसी में। तो जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मौजूद होगा ब्लड में वो मोर और लेस हमें दिखाई पड़ेगा, हम उसको असेस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो भी आपके मेटाबॉलिक स्टेप्स हैं या उसके एंजाइम्स हैं, कहीं न कहीं उनमें कई का बहुत ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्ट इनोलेज का हो गया फास्फोइनॉल पाइरुवेट। अब फास्फोइनॉल पाइरुवेट जो बनता है, आप देखिए ये भी एक तरह से कहा जाए एनर्जाइज्ड कंपाउंड है। आप पढ़ते होंगे थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री रिएक्शन, तो यहाँ जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट और वही कंपाउंड फिर चेंज हो रहा है इनोलेज की प्रेजेंस में 2 फास्फो, तो वहां कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं फास्फोइनॉल पाइरुवेट बनने में कि जो एनर्जी इनपुट उसमें आ जाती है, जो कि सब्सिक्वेंटली लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में जो पाइरुवेट काइनेज कर रहा है उसमें यूटिलाइज होकर पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देती है। और यही फास्फोइनॉल पाइरुवेट का जो फास्फोराइलेटेड डेरिवेटिव है वो रिलीज होता है और एडीपी से 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एंड प्रोडक्ट हो गया क्या ग्लाइकोलाइसिस का? इन साइटोसॉल इट इज पाइरुवेट, राइट? मतलब क्लियर है सबको, हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो समझ में आ रही है ना? हमारा पर्पज है कि भाई तुम्हें सामान्य भाषा में कोशिश करके कुछ एडिशनल चीजें दे सकें, क्योंकि आप लोग ज्यादातर साइकिल तो हर जगह किताबों में भी आपको मिलेगी हर चीज, तो कुछ चीजों को जो हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया जाए। तो नेट यील्ड मतलब नेट प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस का क्या हुआ? 2 एटीपी, 2 H2O, 2 पाइरुवेट और 2 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है? रिड्यूसिंग 2 NADPH प्लस H आयन। अब आप ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ सेटल होते हैं। कारण क्या है? NADH प्लस H आयन इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होना है। जब ऑक्सीडाइज होगा तब इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आप जानते हैं जनरली NADH के जो हम पढ़ते हैं, NADH के ऑक्सीडेशन से मिलता है जनरली 3 और FADH2 के ऑक्सीडेशन से मिलता है 2 एटीपी। बट इन रियल टर्म्स अगर आप देखें मॉडर्न कंसेप्ट में, तो आपको मिलेगा कि NADH के ऑक्सीडेशन से इन रियल टर्म्स अगर देखें कंजम्पशन और प्रोडक्शन मिला ले तो इट इज 2.5 एटीपी और FADH2 से 1.5 एटीपी आपको मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 2, क्योंकि आधा जो होता है उस प्रक्रिया में यूज हो जाता है। तो फाइनली अगर हम देखें इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्या मेजर क्या क्या रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं 3 इसमें बता रहा है। हेक्सोकाइनेज पहला स्टेप आप देखें कि एक तरह से एनर्जाइज हो रहा है, उसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज को तैयार कर रहे हैं। प्लेन ग्लूकोज से नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली हेक्सोकाइनेज एक्ट कर रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा रेगुलेटरी एंजाइम इंपॉर्टेंट है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बहुत ही क्रूशियल एंजाइम है आपकी ग्लाइकोलाइसिस। और उसके बाद आप लास्ट एंजाइम अगर देखें आप पाइरुवेट काइनेज, यहाँ पे ये अगर इसमें देखें लास्ट स्टेप में है पाइरुवेट काइनेज। तो ये तीनों स्टेप जो है ये ग्लाइकोलाइसिस की इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। और ज्यादातर स्टेप इसके सिवा एक इन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज के सिवा सारी रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? A to B converted and B is again converted to A। लेकिन ये फिजिको केमिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर A बहुत ज्यादा हो गया तो B में कन्वर्ट हो गया प्रोवाइडेड। लेकिन वही
अगर आगे का एंजाइम ब्लॉक हो गया तो बी ए में आ जाएगा। तो ये इसको रिवर्सल कहते हैं। लेकिन ये 3 स्टेप जो हो गए कि आगे बढ़ गया तो वो बैक नहीं हो सकता। ये चीज देखिए, हेक्सोकाइनेज का इनहिबिटर क्या है। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है हेक्सोकाइनेज रिएक्शन। तो इनहिबिटर ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वहां ज्यादा रह गया तो वो फर्दर हेक्सोकाइनेज को खुद इनहिबिट कर देता है जाके, कि मतलब डोंट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब तक हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। तभी जैसे कहते हैं ट्रैफिक जाम हुआ, तो अगर ट्रैफिक जाम हुई एक जगह तो पीछे ही इंडिकेटर दे दिया जाए, जैसे रेलवे में या टेलीफोन कर दिया गया है गाड़ी को पिछले टर्मिनल पे रोक दो। तो इन द सेम वे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर ज्यादा अमाउंट में आएगा ये खुद हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा और उसके ये तब फिर चालू होगा जब हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा एक अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी होगी तब आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की अगर देखें रेगुलेटर में, एक तो ये दिखाया है कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रिएक्शन अगर आप बैठ जाएं इसमें देखिए यहां पे है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रिएक्शन का क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की रिएक्शन है। तो अब आप यहां देखिए तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इसमें देखा गया है, ये एक्टिवेटर का काम करता है, ज्यादा PFK1 को एक्टिवेट करता है। उसी तरह से अगर हमारे सिस्टम में एनर्जी की कमी है, जैसे कहा जाए कि हमें वी नीड मोर एनर्जी, उस केस में क्या होगा कि एडीपी की मात्रा ज्यादा होगी। अगर एटीपी का ब्रेक डाउन होगा तो ऑब्वियसली एडीपी प्रोड्यूस होगा। तो अगर सिस्टम में अगर इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन एडीपी की बढ़ रही है या किसी मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से एएमपी की बढ़ रही है तो ये सीधे एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को, जिसकी वजह से फिर ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और एटीपी प्रोडक्शन तभी होगा जब ग्लूकोज टू पाइरुवेट कन्वर्ट हो और पाइरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट। तो ये तो एक्टिवेटर या स्टिमुलेटर आप कह सकते हैं। इसी तरह से कुछ चीजें हैं जैसे साइक्लिन एटीपी फैटी एसिड। देखिए अब यहां सीधे कोरिलेट कर सकते हैं एडीपी और एएमपी एक्टिवेटर कि जब बॉडी में एडीपी ज्यादा है एएमपी ज्यादा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी है, तो उस समय हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर देखिए कि अगर हमारे पास ग्लट ऑफ एटीपी है, मतलब ज्यादा मात्रा में एटीपी है, या साइट्रेट जाना है पहला लाइफ साइकिल का प्रोडक्ट, अगर उसकी मात्रा ज्यादा होगी, एटीपी की मात्रा ज्यादा हो गई या बॉडी में फैटी एसिड ज्यादा मात्रा है, तो ये उल्टा जाके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को रोक देते हैं, जिससे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया स्लो हो जाती है, जिससे सबस्ट्रेट जो फर्दर रिएक्शन के लिए होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये बॉडी ऑटो रेगुलेट करती है, एक तरह से कहा जाए दीज आर रेगुलेटरी एजेंट। फिर तीसरा है पाइरुवेट काइनेज, इसमें आप देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इसका एक्टिवेटर है। पाइरुवेट काइनेज आपका लास्ट रिएक्शन है, लेकिन इसका एक्टिवेटर ऊपर के रिएक्शन में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। एट द सेम टाइम एएमपी एडीपी जस्ट लाइक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो ज्यादातर जो एक्टिवेटर है PFK1 के एक्टिवेटर पाइरुवेट काइनेज के भी एक्टिवेटर है। इनहिबिटर क्या हो गए, ज्यादा मात्रा में अगर एसिटाइल कोएंजाइम में हो गया, क्योंकि पाइरुवेट काइनेज आप जानते हैं पाइरुवेट बनाता है जो टूटता है पाइरुवेट ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन में। तो अगर किसी कारण हमारे पास पाइरुवेट शुरुआत में ज्यादा रहा और उससे एसिटाइल कोएंजाइम में ज्यादा बन गया और उसका इस्तेमाल फर्दर नहीं हो पाया ऑक्सीडेशन जितना होना चाहिए, तो उस समय हमारे पास एक भंडारण हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो बैक जाके पाइरुवेट काइनेज को फिर इनहिबिट कर देता है। इसी तरह अगर प्रचुर मात्रा में एटीपी हो गया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स या एलानिन अमाइनो एसिड्स अगर प्रोडक्शन सिस्टम में है, ये भी पाइरुवेट काइनेज को इनहिबिट करती है। पर्पज हमेशा आप पाएंगे बायोलॉजिकल सिस्टम एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है। उसका उद्देश्य होता है कि आवश्यक हमें कोई उसको कंप्यूटर कमांड नहीं देनी पड़ती है, वो कमांड कई लेवल पे आता है। कुछ जगह मेटाबॉलिक लेवल पे डायरेक्ट वहीं पे आता है, जीन के लेवल पे आता है, कुछ जगह ब्रेन से आता है, हार्मोन लेवल पे आता है, डिफरेंट टाइप के एक्शंस होते हैं बॉडी। तो ये सारे जो मेटाबोलाइट्स हैं
they themselves are self regulatory. तो अब अभी तक हम लोग पहुंच गए ग्लूकोज टू पायरुवेट। अब पायरुवेट ऑक्सीडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, क्योंकि अच्छा इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम यूज होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें पीडीएच लिखा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन आप कई जगह पाएंगे पीडीसी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पीडीसी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो पायरुवेट जो साइटोप्लाज्म में बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहां पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, आप शब्द समझिए कि पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मींस एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है। तो इस प्रक्रिया को मिला के कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से 3 कार्बन से 2 कार्बन एस्टाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होता है, साथ साथ NADH होता है। तो ये रिएक्शन हमने बताया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यूज करता है। ये प्रक्रिया है, आप पाएंगे पायरुवेट आया सेल के अंदर मैट्रिक्स में, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, जैसे CH3CO माइनस के दिया है, ये पायरुवेट दिखाया है। जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है CH3CO तो है, लेकिन SCO है, मींस एक तरह से जो आप पाएंगे ऐसे S लाइक वो जो एडिशन बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, कहीं न कहीं वो दिखा रहा है कि फ्लेक्सिबल स्पीसीज है, वो कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप के रूप में या कहीं भी। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से हमें मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम A। अब देखिए मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आप पाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि सबस्ट्रेट का काम करता है या कहीं कहीं एक्टिव एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्टेड जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ओवरऑल रिएक्शन में अगर देखें तो हमने क्या बताया कि ऑक्सीडेटिव ये जो वो है कार्बोहाइड्रेट कार्बोक्सिलेशन में, तो पायरुवेट से क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर पिछले वाला देखें CH3CO है, तो वहां से CO2 का नुकसान होता है, लॉस होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक होल कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम। और जहां पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के लोकेशन की बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स में, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये रिएक्शन दिखाया है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का, वही देखिए जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया, COO माइनस इट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम। और इस प्रक्रिया में यू विल फाइंड एडिशन क्या क्या होगा, कोएंजाइम A COSASH, इस सल्फाइडिल ग्रुप होता है, एक्टिव सल्फाइडिल ग्रुप आप कह सकते हैं। तो कोएंजाइम A एक आप पाएंगे कि उसके फॉर्म में आता है विटामिन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। NAD अगेन कोफैक्टर है, थियामीन, पायरोफॉस्फेट, TPP, लाइकोइक एसिड, FAD, इतने इसमें कोफैक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं रिएक्शन है तो आपको दिखाई पड़ रहा है पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्टेड, बट इट एम्प्लॉयज नंबर ऑफ कोफैक्टर्स। कोएंजाइम में हो गया NAD प्लस हो गया, थियामीन, पायरोफॉस्फेट, TPP, अगेन इस सारे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के वो है विटामिन्स। तो इसीलिए अगर शरीर में कभी भी कमी बी कॉम्प्लेक्स की होती है तो आप पाएंगे कि मैसिव लॉस या कहा जाए कमी होती है कि एनर्जी प्रोडक्शन। कई बार आप देखते होंगे डॉक्टर कहते हैं सर्टेन एज ग्रुप के बाद कि आप न्यूरोबियॉन का इंजेक्शन लीजिए। ये जनरली आप अगर तो एल्डरली पीपल थोड़े बहुत इवन 50-60 में भी लोग लेते हैं, आप पाएंगे न्यूरोबियॉन में क्या है सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, आदमी एनर्जेटिक महसूस करता है। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या और भी रिएक्शंस में कोफैक्टर के रूप में काम में आते हैं। और जहां तक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की बात है, इसको कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज इसमें 3 डिफरेंट एंजाइम्स हैं। इसमें जैसे E1, E2, E3, मतलब ये सारी एक्टिविटी एक सीक्वेंशियल रिएक्शन से होती है। ये नहीं कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम एक सिंगल रिएक्शन है, 3 डिफरेंट एंजाइम प्ले करते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन एसिटाइल कोएंजाइम A का होता है।
और ये तीनों एंजाइम क्या है जो अभी हमने आपको बताया E1, E2, E3 में आप देखेंगे। पहला है E1 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इसको कहते हैं। दूसरा डाइहाइड्रोलाइकोइल ट्रांसएसिटाइलेज E2 एंड डाइहाइड्रोलाइकोइल डिहाइड्रोजिनेज E3। आप देखिए डाइहाइड्रोलाइकोइल, यहाँ एक शब्द आ रहा है, आप लाइकोइक एसिड एक शब्द सुनते हैं। लाइकोइक एसिड को भी बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एंजाइम में लाइकोइक को यूज किया जाता है। तो ये जो लाइकोइक एसिड को वो यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, ट्रांसएसिटाइलेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये तीन है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलाइकोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंड डाइहाइड्रोलाइकोइल डिहाइड्रोजिनेज। ये पीडीसी के पार्ट हैं। अब यहाँ देखिए इस स्लाइड में दिखाया गया है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसका फंक्शन E1 में क्या है, ये है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो E1 क्या कैटालाइज करता है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। और दूसरा इस रिएक्शन में कोफैक्टर का काम करता है थियामीन पायरोफॉस्फेट। थियामीन क्या है, विटामिन B1। अगर टीपीपी का थियामीन विटामिन B1 को कहते हैं तो उसका पायरोफॉस्फेट फॉर्म एक कोफैक्टर के रूप में होता है। अगर आपकी बॉडी में थियामीन, नियासिन, पायरोक्सिन की कमी होती है तो बहुत से एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते रहते हैं। तो आप यहाँ देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मोस्टली आपको पाएंगे कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरा है आप देखिए डाइहाइड्रोलाइकोइल ट्रांसएसिटाइलेज, ये कैटालाइज करता है एसिटाइल ग्रुप को जो ट्रांसफर, ऊपर वाला रिएक्शन में आप क्या पा रहे हैं, ये भी एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो एसिटाइल ग्रुप को एंजाइम ए से जोड़ता है, डाइहाइड्रोलाइकोइल ट्रांसएसिटाइलेज। तो यहाँ लाइकोइक एसिड और कोएंजाइम दोनों को कोफैक्टर के रूप में यूज करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप देखिए ये सीक्वेंस वाइज चलती हैं सारी रिएक्शन। फिर तीसरा है डाइहाइड्रोलाइकोइल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ ये तीसरा है, ये रीऑक्सीडाइज करता है डाइहाइड्रोलाइकोएमाइड को। होता क्या है, जो डिहाइड्रोजिनेज से पहले वाला स्टेप होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका लाइकोइक एसिड। अब उसको फर्दर रिड्यूस होना है तो NAD मतलब रेडॉक्स रिएक्शन चलती रहती है। तो ये डाइहाइड्रोलाइकोएमाइड के रीऑक्सीडेशन में काम आ जाता है, जहां पे NAD प्लस और FAD यूज होता है। तो अगर हम रेगुलेशन की बात करें, हाउ इट इज रेगुलेटेड, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ALP एक्टिवेटर है। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक्टिवेटर के नाम लिखे हैं। मतलब अगर हमारे शरीर में ALP ADP की कमी है, ब्लड एक्स्ट्रा में है, तो ये इसको एक्टिवेट करते हैं कि पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम। मतलब पर्पस क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक्टिवेटर ALP ADP कोएंजाइम में NAD में आप पाएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नियासिनामाइड, आपने सुना होगा, या नियासिन। तो नियासिन यूज होता है। तो सारे आप पाएंगे कहीं ना कहीं बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप और उसके सिवाय कुछ और चीजें इस्तेमाल होती हैं। कैल्शियम आयंस इसमें भी एक्टिवेटर का काम करते हैं मसल्स में। इनहिबिटर में अगर ज्यादा एक्सेस अमाउंट है एटीपी का, एसिटाइल कोएंजाइम, सारे सेल्फ रेगुलेटरी सेल ब्लॉकेट करने लगते हैं पीडीसी के, वो और ये रुक जाता है। मरकरी आयंस, कभी कभी कहा जाता है ना आर्सेनाइड या मरकरी पॉइजनिंग ज्यादा होती है, वो भी सीधे पायरुवेट कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देगा और उसकी वजह से सबसिक्वेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन रुक सकती हैं। तो वो पॉइजन का भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे NADH वगैरह, ये कम ज्यादा होते रहते हैं, उसके हिसाब से इस प्रक्रिया को बैलेंस किए रहते हैं। फिर आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में आप TCA साइकिल भी कहते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो उसमें तो अलग से क्या कहा जाए, मेम्ब्रेन सराउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है, ओपन है, न्यूक्लियोइड होता है। तो प्रोकैरियोट्स में ये प्रक्रिया क्रेब्स साइकिल की सीधे साइटोप्लाज्म में होती है, बट इन यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ये अंतर है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो TCA साइकिल जो है ज्यादातर आप पाएंगे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स और एरोबिक कंडीशंस में ऑपरेट होती है। यहाँ पे एरोबिक मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कंप्लीट पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, चाहे ग्लूकोज हो या
फैटी एसिड टूट के उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उस साइकिल में, अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो पर्पज है कि टू ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड और इन द प्रोसेस एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी या कुछ इनका बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है ऑल एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल जब हम बात करते हैं, जो टीसीए साइकिल में बहुत सारे देखेंगे गोल चक्कर चलता है, ढेर सारे एंजाइम्स मौजूद हैं। इसमें मोस्टली जो है सब मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन एक सक्सेसिव टाइप डिहाइड्रोजनेज है, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कहने का मतलब सारे एंजाइम उसमें है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लिक्विड फ्रैक्शन में और सक्सेसिव डिहाइड्रोजनेज मेम्ब्रेन लिंक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद रहता है। तो उससे ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है एक स्लाइड में ही, सीधे सीधे आपको क्रेब्स साइकिल की वो दिखाई पड़ रही है। अगर आप यहाँ देखें आपको दिखाई पड़ेगा राइट साइड में, राइट के टॉप पे साइट्रेट सिंथेज बीचों बीच लिखा हुआ है लाल कलर में। इसमें क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में अभी जो बना है, मतलब पाइरुवेट आया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स ने इसको कन्वर्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम में, एक्टिव एसिटाइलेटेड मल्टी एसिटाइल कर रहा है। ये सीधे सीधे इसका फ्यूजन होता है ऑक्सैलो एसीटेट से, व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वहां पे मौजूद है। साइट्रेट सिंथेज जैसा नाम है, ये सिंथेसिस करता है। सिंथेजेस आर ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ समथिंग। तो साइट्रेट सिंथेज इसको फ्यूज करता है, मर्जर करता है, किसका, ऑक्सैलो एसीटेट का और एसिटाइल ग्रुप का, एसिटाइल कोएंजाइम में से। ये दोनों मिलके, अब आप देखिए ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन है, एसिटाइल कोएंजाइम में 4 + 2 क्या होगा, 6। और अगर आप देखें साइट्रेट का स्ट्रक्चर उसी के ठीक बगल में दिया हुआ है, ये सीधे सीधे 6 कार्बन का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो ये फ्यूजन हो जाता है, तो सीधे सीधे साइट्रेट है, साइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, साइट्रेट के बाद इकोनिटेज आता है, जो आयरन से रिलेटेड एंजाइम है, आयरन सल्फर सेंटर्स भी होते हैं, तो आयरन सल्फर को यूज करता है। या इकोनिटेज का क्या है, डिहाइड्रोक्सी का रोल प्ले करता है, मींस वाटर एलिमिनेट होता है। आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर से ही अगर बहुत ध्यान दें तो एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल प्रक्रिया में एक H2O मॉलिक्यूल चला जाता है बाहर, और ये कन्वर्ट साइट्रेट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अभी भी आप देखेंगे 6 कार्बन अभी भी है, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया, उसमें एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से ये सिस इकोनिटेज का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ फिर रिहाइड्रेशन, आप देखिए इकोनिटेज ने डिहाइड्रेट किया, फिर आगे आते इसमें रिहाइड्रेशन हो रहा है, जिससे ये आइसोसाइट्रेट बन जा रहा है। अगर आप देखें साइट्रेट की अगर हम बात करें, आइसो मतलब इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमर ऑफ साइट्रेट। उसमें क्या अंतर है, साइट्रेट में तीसरे कार्बन पे अगर इसमें एक पुराने स्ट्रक्चर में ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब आइसोसाइट्रेट में नीचे से दूसरे कार्बन पे लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया और तीसरे पे हाइड्रोजन। इट मींस एक इंटरचेंज हो गया, तो एक आइसोमर का फॉर्म हो गया, ये आइसोसाइट्रेट। अगर आप याद करें, यहाँ एक एग्जांपल लेंगे, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज। स्पेशली अगर हम एल्डर शुगर की बात करें, ग्लूकोज, गैलाक्टोज की बात करें, मैनोज की बात करें, तो अगर ग्लूकोज में पाए कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऊपर से तीसरे पे लेफ्ट में होता है, गैलाक्टोज में दूसरी जगह होता है, मैनोज में दूसरी जगह होता है। तो सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लेफ्ट राइट शिफ्टिंग से हम ग्लूकोज के डिफरेंट आइसोमर्स पहचान लेते हैं। तो वही चीज है साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट में, ये डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन, बट इसका पूरा सा 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन चेंज होकर आइसोसाइट्रेट प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे मेजर सबस्ट्रेट का काम करता है। आइसोसाइट्रेट ऑक्सीडेटिव स्टेप में काम आता है, NAD एंजाइम है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ से ये एलिमिनेट करेगा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड गया, तो 6 कार्बन में से आप पाएंगे 5 कार्बन बचे। एक कार्बन जो CO साइड चेन में है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब सीधे सीधे हमें मिल जा रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये कई रिएक्शंस में आप पाएंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट शक्ल करता है। तो
यहाँ से NAD से NADH प्रोड्यूस हुआ, और आप जानते हैं जहाँ NADH प्रोड्यूस होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं थ्रू ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। अब इसका प्रोडक्ट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट मींस अल्फा कार्बन पे कीटो ग्रुप CO ग्रुप है, तो दैट इज अल्फा कीटो। और ग्लूटेरिक एसिड आप अगर पढ़ें केमिस्ट्री में, ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन, लेकिन उसमें अल्फा कार्बन पे कीटो ग्रुप अगर आ गया तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट हो गया। यहाँ से ये अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज फिर दूसरा एंजाइम है जो इसको यूज कर रहा है, और यहाँ पे NAD यूज हो रहा है। पिछले वाले में भी अगर आप देखिए आइसोसाइक्लेट डिहाइड्रोजनेज में भी उसी टाइप का रिएक्शन NADH प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज जो कि आपका 5 कार्बन का था, अब यहां से ये आपका कार्बन लॉस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और NADH में ऑक्सीडाइज टू NADH प्लस हाइड्रोजन है। मतलब अब देखा जाए ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसके NADH के ऑक्सीडेशन से आप देखते हैं कि ज्यादा मात्रा में ATP प्रोड्यूस होता है, और इनका प्रोडक्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज का, क्योंकि वहां पे वो एक कोएंजाइम मॉलिक्यूल भी यूज कर रहा है। तो जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है साइमल्टेनियसली उसी साइट पे आप पाएंगे कोएंजाइम में अटैच हो जाता है। तो ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड कहा जाता है। जहां भी कोएंजाइम A अटैच होता है दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी रिच कंपाउंड। अब यहाँ पे भी अगर आप पाएंगे ATP इसमें क्या कहा जाए एनर्जी मतलब जनरेटिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कोएंजाइम में एक्ट होने से। तो नेक्स्ट रिएक्शन में आप सीधे पाते हैं सब्स्टिट्यूट लेवल फास्फोराइलेशन हो जाता है। मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम A में 1 2 3 4 कार्बन मौजूद है, आप देख रहे हैं, प्लस कोएंजाइम में है, वहां प्रोडक्ट भी 4 ही कार्बन का है, लेकिन जो एक फॉस्फेट है सिस्टम में वो सीधे GDP जो होता है GDP जनरेट कर देता है। GDP टू GDP मतलब यहाँ फास्फोराइलेशन ATP डायरेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इनडायरेक्ट, क्योंकि उसमें फास्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल सक्सिनिल कोएंजाइम में इतना है कि ये ADP को डायरेक्ट फास्फोराइलेट नहीं कर सकता है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट होना चाहिए वो नहीं। इस वजह से ये GDP को GDP में कन्वर्ट कर देता है, बट एट द सेम टाइम आप पाएंगे ATP और GDP साइकिल वो सिग्नल नेटवर्क में बहुत ज्यादा काम आती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक ATP इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड इन दिस पाथवे। यहाँ सक्सिनिल कोएंजाइम में एंजाइम एक्ट करता है सक्सिनिल कोएंजाइम के सिंथेटिक, और प्रोडक्ट हो जाता है सक्सिनिक, मतलब सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब डिहाइड्रेटेड नहीं कहना चाहिए, डिहाइड्रोजिनेटेड फॉर्म, COO नीचे CO, सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनेट के फॉर्म में आ गया, सक्सिनिक एसिड ग्रुप कह सकते हैं। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज देखिए लगातार अगर आप ध्यान दें आइसोसाइक्लेट डिहाइड्रोजनेज अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज और सक्सिनिल कोएंजाइम नहीं, बस इसके वो डिहाइड्रोजनेज में वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटिक में सिंथेसिस होती है, इसके बाद फिर ऑक्सीडेशन तीसरा हो रहा है FAD टू FADH2। सक्सिनेट जो अपना ऑक्सीडाइज हो रहा है ये NAD को ना ऑक्सीडाइज करके FAD फ्लेविन, आपने राइबोफ्लेविन का नाम सुना होगा, दूध का रंग थोड़ा पीला होता है, गाय का देखें या और भी दूध देखें, तो उसका कारण क्या है, राइबोफ्लेविन होता है। और राइबोफ्लेविन इज पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जनरली B2 और उस टाइप का उसको नाम देते हैं। तो राइबोफ्लेविन एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन विटामिन है, इट एक्ट्स लाइक कोफैक्टर इन FADH2। तो सक्सिनेट को फर्दर ट्रांसफर करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और फ्यूमेरेट। आप देखिए तो अभी तक हम लगातार इस साइकिल में 2 NADH प्लस HH प्रोड्यूस किया और 1 FADH और एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में GDP प्रोड्यूस हो चुका। अब आगे फ्यूमेरेट एक आइसोमेरिक कंपाउंड है, एक तरह से देखिए उसमें बीच में डबल बॉन्ड्स है COCH अब इसका हाइड्रेशन होता है। जब फ्यूमेरेट का हाइड्रेशन होता है तो बीच के दोनों कार्बन पे जहां CH डबल बॉन्ड से जुड़े हैं वहां पे सीधे हाइड्रोजन जुड़ता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है। वाटर का स्प्लिट होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है, एक पे हाइड्रोजन जुड़ता है।
अब ये फिर कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरेज के माध्यम से मैलेट। तो मैलेट और फ्यूमेरेज में इतना ही अंतर है कि एक H2O मॉलिक्यूल का इनपुट हो जाता है फ्यूमेरेज में और ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट। तो फ्यूमेरेज रिएक्शन है हाइड्रेशन। अब 3 स्टेप पे हम ऑक्सीडेशन दे चुके हैं, 2 NAD और 1 FAD का ऑक्सीडेशन है GP2 फॉस्फोराइलेशन। तो 3 हो गया। अब चौथा ऑक्सीडेशन स्टेप आपके सामने मैलेट से आ रहा है। देखिए फोर्थ लेवल मैलेट डिहाइड्रोजन, जहां देखिए मैलेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिलेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोन्यूट्रेट डिहाइड्रोजनेज या आइसोसाइक्लेट डिहाइड्रोजनेज, ये जितने डिहाइड्रोजनेज हैं उनका काम है डिहाइड्रोजनेशन करना और उसका रिएक्ट क्या है NADH प्लस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना और सक्सिलेट डिहाइड्रोजनेज FADH2 करता है। तो मतलब डिहाइड्रोजनेशन से हमें एनर्जी मिलेगी, अभी वो भी देखेंगे कैसे। तो अब फाइनली मैलेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाता है ऑक्टेलो एसीटेट, अगेन 4 कार्बन। हम जिससे शुरू हुए थे अगर आप याद करें, वी स्टार्टेड विद ऑक्टेलो, एक फ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे और उससे साइक्लेट बन गया। शुरुआत में हम ऑक्टेलो स्टेट से शुरू किए, अंत में फिर 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बना, अल्टीमेटली फिर 4 कार्बन पे आके, मतलब ओवरऑल क्या कहें 6 में से 2 कार्बन हमारे जो जुड़ रहे हैं स्ट्राइक हो जाएंगे और 4 इसके अल्टीमेटली 2 कार्बन का लॉस हो रहा है और ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहला हो रहा है आइसोसाइक्लेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन में, आइसोसाइक्लेट से अल्फा कीटोन्यूट्रेट जब बनता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अल्फा कीटोन्यूट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जहां आइसोसाइक्लेट से कीटोन्यूट्रेट और कीटोन्यूट्रेट से सक्सिनेट प्रोड्यूस होता है, सक्सिनेट हो जाएंगे। तो ये 2 कार्बन जो घुस रहे हैं साइकिल में वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ग्रेजुअली एलिमिनेट होते जा रहे हैं और 4 स्टेप पे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसमें 3 NADH प्लस 1 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मिल रहा है और 1 FADH। साथ ही साथ एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होकर एक GDP बन रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से साइकिल फिर शुरू होगी, फिर चलती रहेगी और एवरी स्टेप ऑफ साइकिल में सेम प्रोडक्ट हमेशा और फिर बैक खोद के ऑक्टेलो स्टेट के लेवल पे फिर आए। अब देखिए रेगुलेशन, ये सारी चीजें हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो उसी तरह से बहुत सी चीजें एक्टिवेटर और इनहिबिटर का काम करती हैं। ज्यादातर आप पाएंगे कि साइक्लिक सिंथेज को एक्टिवेट कब करेगा जब हमारे शरीर में एनर्जी की कमी है, मतलब ADP की बहुतायत है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इनहिबिट कब होगा जब NADH ज्यादा है, जैसे अभी साइकिल में आप देख रहे हैं ना NADH बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा NADH बन जाएगा तो जाके सीधे सीधे उसको एक एक्टिव साइट पे ब्लॉक हो जाएगा और साइक्लिक सिंथेज अपना काम करना रोक देगा। ATP बढ़ा, NADH बढ़ा, सक्रिय हो जाएंगे या साइक्लिक itself अगर बढ़ा जाए तो ओवरऑल आपका कंट्रोल होता रहता है साइकिल का। आइसोसाइक्लेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेटर ADP यहाँ भी है, ऊपर भी आपने देखा साइक्लिक सिंथेज में और इनहिबिटर फिर ATP और NADH। तो ATP NADH साइक्लिक सिंथेज को भी कंट्रोल करते हैं, आइसोसाइक्लेट डिहाइड्रोजनेज को भी कर रहे हैं। इसी तरह अगर अल्फा कीटोन्यूट्रेट डिहाइड्रोजनेज का नेक्स्ट स्टेप को उसमें देखें, वहां भी कैल्शियम आयन एक्टिवेटर है बट इनहिबिटर सक्सेस हो जाएंगे, बढ़ गया या NADH। तो लाइकवाइज ओवरऑल ऑटो रेगुलेशन चलता रहता है। तो ओवरऑल अगर एनर्जी काउंट में आप देखें ग्लूकोज से इन कंटीन्यूअस फाइनली क्या हुआ, पहले प्रिपरेटरी स्टेज में 2 ATP प्रोड्यूस हुए थे, उसके ठीक समय बाद 4 ATP प्रोड्यूस हुए, तो 4 - 2 ओवरऑल गेन कितना हुआ 2 ATP का। एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन स्टेप जब हुआ था ग्लूकोज टू फ्रक्टोज में ग्लूकोज टू पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस के सीक्वेंस में 2 NADH रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट प्रोड्यूस, ये हमारा आउटपुट रहा ग्लाइकोलाइसिस का। पायरुवेट से 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 NADH प्रोड्यूस हुए, वहां ATP नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इसी टाइप हो जाए कि एक स्टेप में ऑक्सीडेशन जो आपने देखा 4CO2 प्लस 2 ATP प्रोड्यूस हुए, मतलब GTP। अब क्यों हमने क्या बताया पिछली बार आप लोगों ने देखा कि 2 स्टेप पे आइसोसाइक्लेट अल्फा कीटोन्यूट्रेट 2 जगह पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, 2 ही रिलीज हो रहा है, लेकिन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 2 पायरुवेट बनते हैं। तो तीसरे साइकिल में जो साइकिल हमने देखी वो एक एसिटाइल के कोएंजाइम के ब्रेकडाउन, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम के ब्रेकडाउन में 2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक GTP प्रोड्यूस हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये दोनों फ्यूज करने के 2 एसिटाइल को
मॉलिक्यूल तो फाइनली क्या 4 को जाएंगे 4 कार्बन डाइऑक्साइड और जीपी तो उसका 2 एटीपी हो जाएगा। साथ ही साथ 3 स्टेप पे आपने पाया एनएडीएच का रिडक्शन होता है और 1 स्टेप पे होता है एफएडी का। तो 2 स्टाइल हो जाएंगे मॉलिक्यूल से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 एनएडीएच बन गया 2 एफएडीएच। तो ओवरऑल ये तो प्रोडक्ट हो गए एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनमें जो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ तो देखिए एटीपी काउंट अगर ऊपर नीचे मिला के पूरा देखें तो ऐसे 4 ही दिखाई पड़ रहे हैं, बट इन रियलिटी ये बहुत ज्यादा है क्योंकि जो एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे हैं हर लेवल पे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से या पाइरुवेट और एस्टाइल को और एफएडीएच ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपने देख लिया ओवरऑल इनपुट क्या है। ये प्रोसेस है एटीपी सिंथेसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होता है। जो एनएडीएच वगैरह जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं हाइड्रोजन है वो उसके ट्रांसपोर्ट से एटीपी प्रोड्यूस होती है और उसमें साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं कि दौरान ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है। लास्ट स्टेप पे अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वहां एनएडीएच और एफएडीएच के जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उनसे O2 is reduced to H2O। अब आता है नेक्स्ट जहां एनएडीएच और ये प्रक्रिया जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के कॉम्प्लेक्स जाते हैं। अगर आप डिटेल में पाएंगे तो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं। पहला एनएडीएच यूबिक्विनोन ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज है और एनएडीएच रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है जिसको कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं। दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये एक एटीपी स्टेप को बाईपास कर देता है। अगर जो भी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन के लेवल कॉम्प्लेक्स पे घुसेगा वहां से एक एटीपी कम होगी। एनएडी वाला एनएड पहले स्टेप पे घुसता है इसलिए आप जनरली पाते हैं 3 एटीपी और सक्सिनेट के स्टेप पे जब घुसेगा वो अब मैंने प्रिकर्सर उसका जो भी मॉलिक्यूल है तो उसके ऑक्सीडेशन से आपको 2 मिलते हैं। तीसरा है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं और लास्ट है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आप पाते हैं साइनाइड पॉइजनिंग वगैरह के दौरान साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को सीधे ब्लॉक कर देता है साइनाइड है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो मेटाबॉलिक लेवल पे आपको समझ में आती हैं कि हाउ डज वन हैव इनहिबिट अदर्स मतलब अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। तो कहीं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है कहीं इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। इस तरह से कई बार एक्सटर्नल चीजें जो हम लोग खाते हैं या पॉइजनस चीजें हैं उनकी एक्टिविटी का भी अंदाजा होता है कि किस लेवल पे वो रोकते हैं। ये पूरा आप देखिए अब मैं समझता हूं कि टाइम काफी हो रहा है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो आप पाएंगे कि ये प्रक्रिया कैसे चल रही है। एनएडीएच से सबसे पहले हमने क्या था कॉम्प्लेक्स 1। अगर आप पहले देखिए क्या कॉम्प्लेक्स था जैसे एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज वाला एनएडीएच यूबिक्विनोन ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज और एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज वाला। तो कॉम्प्लेक्स 1 में अगर आप देखें क्या हो रहा है एनएडीएच घुस रहा है वहां Na+ और 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं। जब 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली रिलीज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन। तो एनएडीएच से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए कॉम्प्लेक्स 1 में। अब ये चले गए सीधे कोएंजाइम Q के पास और इसी तरह से उसके बगल में एफएडीएच2 से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी कोएंजाइम Q के पास चले गए। तो अब होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बाद अलग अलग अगर आप देखें कि उसमें चैनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब जहां 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एनएडीएच के 2 हाइड्रोजन हैं और साथ साथ 4 हाइड्रोजन आउटफ्लक्स बाहर पहले पेरिप्लाज्मिक स्टेट में आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं और उसी तरह फिर इलेक्ट्रॉन जैसे इसे फ्लो करेगा कॉम्प्लेक्स 2 के बाद कॉम्प्लेक्स 3 में गया वहां से फिर 4 एमिट हुए कॉम्प्लेक्स 4 से फिर 2 हाइड्रोजन आए एमिट हुए और फाइनली क्या हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके एनएडीएच से शुरू हुए हैं या एफएडीएच2 से शुरू हुए हैं फाइनली वो सिंक कर जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 में और उसके ठीक बगल में एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स मौजूद है। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स 4 से है। तो जब जो हाइड्रोजन हमारा गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को वो हाइड्रोजन वापस आता है जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बैलेंस स्टेट
नहीं होगा तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से जब पॉजिटिव आयन बाहर निकलते जाएंगे और वापस नहीं आएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया नेगेटिवली चार्ज होती चली जाएगी, और एक लिमिट से ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होना अच्छी बात नहीं है। तो उसी समय साइमल्टेनियसली चक्कर चलता है, जो हाइड्रोजन एमिट होता है वो फिर एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स के पोर के थ्रू अंदर आ जाता है, और इस पोर की प्रक्रिया में जैसे साइकिल चलती है, साइकिल का पहिया चलता है, जैसे ही हाइड्रोजन आयंस अंदर घुसते हैं वो व्हील चलाते हैं। आप अगर एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर F0 F1 ATPase का स्ट्रक्चर देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर, और उसमें सीधे ADP का फॉस्फोराइलेशन होकर ATP प्रोड्यूस हो जाता है। तो कोई भी ऐसे इनहिबिटर्स अगर ATP सिंथेस को ब्लॉक कर दें या हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं, उससे हमें एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाता है। तो तरह तरह की कई बार बीमारियां ऐसी होती हैं जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होने लगते हैं। उस समय कुछ इलेक्ट्रॉन सिंक करने के लिए कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं जिनका पर्पज है कि फ्री रेडिकल को हम न्यूट्रलाइज कर सकें। एक्सेसिव फ्री रेडिकल होगा तो डैमेज शुरू हो जाता है। तो नेचर ने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है, लेकिन आजकल का जो हम लोगों का चाहे पेस्टिसाइड हो चाहे फूड इंटेक की पॉइजन, ऐसी पॉइजनस मटेरियल लेते हैं जिनसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारा बढ़ता चला जाता है, तो उससे डैमेजेस अपने आप बढ़ने लगते हैं। तो कहीं न कहीं हमें एनर्जी प्रोडक्शन या अदर लेवल पे दिक्कतें मौजूद होने लगती हैं। ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से आ रहे हैं NADH FADH2 के फॉर्म में, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गया हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो किया सारे कॉम्प्लेक्सेस से, फाइनली ATP बन गया फ्रॉम ATP। तो ये इसमें वो दिया हुआ है, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका वो दिया हुआ है, वो आप बुक में मैं समझता हूँ पा सकते हैं। इसमें लिखा है कि अलग अलग वो है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 एमाइटर होती है, ड्रग होती है बार्बिट्यूरेट ड्रग्स। बार्बिट्यूरेट अगर आप कहीं किसी भी बीमारी में आप ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट हो जाएगा। रोटिनोन होता है इंसेक्टिसाइड, जो हम लोग खाने पे आप देखिए खेतों में स्प्रे किया जाता है, सर्टेन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो कभी कभी रोटिनोन आते हैं, वो अगर हमारे बॉडी सिस्टम में आ जाते हैं तो अगेन दे आर पॉइजन, वो सीधे सीधे आपके कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करेंगे, फिर अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। इसी तरह पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक के रूप में होती है। तो ये जो सारे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो को इनहिबिट करते हैं। कहां ज्यादातर जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। आयरन सल्फर क्यों? आयरन एक्सिस्ट करता है आयरन +2 आयरन +2, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो Fe2 से जब आयरन लॉस हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो Fe3 विल बी कन्वर्टेड टू Fe2। ये चक्र आयरन सल्फर सेंटर्स में चलता रहता है, जिससे ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में इसमें दिया है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये लिंक होता है, ये भी टीसीए साइकिल और टीटीएस का लिंक है। एक मायोनेट, अभी अगर आप देखें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, अभी हमने नहीं पढ़ा था उसमें क्रब साइकिल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में, तो ये मायोनेट एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का, क्योंकि ऑलमोस्ट बस एक कार्बन का अंतर है, ये एक्टिव साइट पे जाके सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर देता है। और उसी तरह इसके डिफरेंट सबयूनिट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स 2 में। ये उसका डिटेल दिया हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट हो तो आप फर्दर चाहे नेट के थ्रू या आपके पास अच्छी पुस्तकें हों उनमें दे सकते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम DC1 कॉम्प्लेक्स और यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं। यहाँ भी यूबिक्विनोन और यूबिक्विनॉल का QS2 जो लिखा हुआ है उसका कन्वर्जन होता है। और यहीं पे Q साइकिल, इसको यहाँ पे यूज किया जाता है कि रिड्यूस साइटोक्रोम से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो उसको Q साइकिल भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 में ही ये पाया जाता है। इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटीमाइसिन आप देखें इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक कर देता है। उसी तरह मिक्सोथियाजोल ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को यूबिक्विनॉल के बाद रोक देता है। तो जहां भी अगर ये इनहिबिटर्स हैं इनको
इनहिबिट करके आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी की स्टडी भी कर पाते हैं। कभी कभी कुछ बीमारियों में पाया जाता है कि इनका इनहिबिशन प्रभावशाली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके बेस पे डॉक्टर्स या जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो नंबर ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं कि किस लेवल पे सेलेक्टिव इनहिबिशन होना चाहिए, कहाँ जनरल इनहिबिशन होना चाहिए, इस तरह की चीजें। फिर कॉम्प्लेक्स 4 का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, बहुत डिटेल में है, 13 सब यूनिट और क्या क्या पूरे डिटेल है। मुझे लगता है कि बस इतना ही जान लीजिए, सब यूनिट 3 के बाद एसेंशियल होता है रैपिड प्रोटॉन मूवमेंट के लिए। सब एक दूसरे से कहने का मतलब सब सारे एक दूसरे से इंटीग्रेटेड। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर वर्मा साहब कहेंगे तो वी कैन स्टॉप, क्योंकि ऑलमोस्ट, क्योंकि आगे दूसरा थोड़ा सा स्टेप आ गया, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। तो होप इट इज ओके फॉर टुडे। हाँ सर, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा ऐसे, और बच्चों के लिए अच्छा करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो भाषा दिए जा रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं सर। तो मैं रोका जाए उचित होगा। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो बच्चों को अगर ऑप्शन दे दें, कुछ पूछना हो बच्चों को, पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हाँ, बच्चे लोग, स्टूडेंट किसी को कोई बात ऐसी हो जो ना समझ में आई हो या अन्य कोई बात दिमाग में हो, ये सर स्क्रीन आप हटा लीजिए तो बच्चे दिखाई देने लग जाए जी। ये जो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर, हाँ, इसको अगर आप हटा इसमें लीजिए, दिखाई इसको हटा लीजिए। स्क्रीन शेयर, हाँ, इसको हटा लीजिए। हाँ, तो हम क्या कर, वो कर दें शेयर? हाँ, इसको हटा लीजिए तो सबका चेहरा आ जाए। जो इसको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, ज्यादातर आइकन्स इनके चेहरे को दिखाई पड़ रहे हैं सब। हाँ, कुछ लोगों के चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं हमें। अच्छा ठीक तो ये बच्चे, अब ये सर ने अपना लेक्चर दे दिया है और बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। किसी को भी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो या अन्य कोई चीज़ जो बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से संबंधित हो, जो आपके मन में हो, तो आप सर के सामने रख सकते हैं। वैसे यहाँ हम एक चीज कहना भी चाहेंगे कि तुम लोग ब्लेस्ड हो कि डॉक्टर A.K. वर्मा साहब का तुम्हें वो मिल रहा है शिक्षण। वो एक सरस्वती सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का हाईएस्ट अवार्ड पा चुके हैं, आपको शायद पता होगा बच्चों को, और बहुत ही अच्छे शिक्षक। इनके इलाहाबाद में हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि इनको पूजा करते हैं बच्चे, लिटरली भगवान की तरह मानते हैं कि इतने बढ़िया शिक्षक हैं ये। तो हम चाहेंगे कुछ हमसे भी पूछना हो तो आपका स्वागत है। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है बेटा? हाँ हाँ, कुछ मत करो, पूछो। हेलो हाँ सर, वो जो हाँ देखा सर, जो हाइड्रोजनेज है एंड सर डिहाइड्रोजनेज शब्द यूज हो रहे हैं। हाँ, तो सर हाइड्रोजनेज का मीन तो मतलब सर कि हाइड्रोजन का जुड़ना। ऐसा दो चीजें देखिए, कुछ तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो जुड़ता भी है निकलता भी है, लेकिन ज्यादातर डिहाइड्रोजनेज, डी जहां भी कहते हैं मतलब बाहर निकलना, वहां हाइड्रोजन जो उसके सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन छीन लिया जाएगा, जैसे NAD आएगा उस हाइड्रोजन को लेके NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD उस हाइड्रोजन को लेके FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर डिहाइड्रोजनेज, और जहां हाइड्रोजन खींच रहे हैं मतलब सीधे सीधे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर A में से हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हुआ, A माइनस हाइड्रोजन, वो क्या हुआ, बन गया ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन से लॉस ऑफ जो हाइड्रोजन जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो डिहाइड्रोजन वेरिएबली ऑक्सीडेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी और कुछ? सर जो ग्लूकोज से आप पायरुविक एसिड बना रहे हैं उसमें तो कुछ एनर्जी भी तो रिलीज होगी, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? अभी आपने देखा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, जो ओवरऑल आपने पाया क्या कि 2 ATP जनरेट हो रहे हैं, अगर आप उसको साइकिल याद करें, और साथ में 2 ATP तो सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन, उसमें मिल रहे हैं, साथ ही साथ 2 NADH की मॉलिक्यूल मिल रही है। तो जब NADH जब ऑक्सीडाइज होगा
उसमें 2 NADH से आपको 6 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे और 2 वहां हो गए, तो अगर उस रूप में जोड़े 6 + 2 8 ATP हो जाएंगे। मतलब 2 ATP तो डायरेक्ट ATP के फॉर्म में हो रहे हैं और 6 आपको ATP 2 NADH के ऑक्सीडेशन से मिल रहे हैं, तो टोटल 8 इनपुट हो जाएगा वहां पे। क्लियर कि अभी कुछ डाउट? और सर ये जो एरोबिक और इनएरोबिक रिएक्शन है इसमें थोड़ा सा बता दीजिए आप थोड़ा। एरोबिक, एनाएरोबिक। आप पहली चीज तो जानिए ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो है, अगर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात करें वो एनाएरोबिक है, वहां कहीं ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इसका प्रोडक्ट जो पाइरुवेट जब घुस रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से एरोबिक स्टेज शुरू होती है। तो कहने के लिए जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो 2 स्टेज में है, एक एनाएरोबिक, दूसरा एरोबिक, फॉलोड बाय एरोबिक। तो शुरुआत पहला वाली टोटली एनाएरोबिक है और कभी कभी ज्यादा हाईली एनाएरोबिक वहां कहना चाहिए हमें, जब पाइरुवेट से उसका ट्रांसफर वहां ज्यादा क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में न जाके लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाए, जो मसल में होती है। अगर हम तेज दौड़ते हैं तो पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। लैक्टेट में भी कहते हैं एनर्जी, कारण क्या है, जो NADH है हमने उसको NAD में कन्वर्ट करना है, सो दैट आपकी एनाएरोबिक साइकिल कंटिन्यू करती रहे, वो पर्पज होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है हम लोग हाँफने लगते हैं, वी स्टार्ट ब्रीदिंग एट वेरी रैपिड रेट, उससे जो भी उसकी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रिक्विजिट अमाउंट में हमें ATP मिलती है। तो एनाएरोबिक एरोबिक का ये डिफरेंस है। तो मोस्ट ऑफ हमारे जो आई मीन यू कैन, और हम लोगों का सिस्टम है एरोबिक सिस्टम है, ठीक है सर? थैंक यू सर हाँ सर एनारोबिक रिएक्शन में जो लैक्टिक एसिड बन रहा है सर, जिससे हमारे मांसपेशियों में जो पेन होता है, फिर वो सर बाद में उस लैक्टिक एसिड का क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड आप देखिए, जैसे लैक्टिक एसिड से पहले तो है कि हमारा NADH यूज करे, NAD में कन्वर्ट हुआ, बाद में लैक्टेट साइकिल वो हमारे ब्लड में आ जाता है, फिर वो सेल में अगर आप पाएंगे ग्लूकोज एलानिन साइकिल वगैरह चलती है। अगर आप फर्दर पढ़ें तो लैक्टेट का फर्दर हमारा कन्वर्जन होता है और वो नॉर्मल आपके मेन स्ट्रीम में आ जाता है, वहां पे यूटिलाइज हो जाता है। सर यूटिलाइज मतलब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? मतलब आपका देखिए पाइरुवेट से लैक्टेट ही बन रहा है, तो वो जो लैक्टेट उसी फिर जाके सीधे सीधे लैक्टेट से जो उसका आइसोमेरिक फॉर्म होगा वो सीधे सीधे पाइरुवेट, भाई लैक्टेट क्या होगा, बैक पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा और पाइरुवेट से या तो वो चला जाए इसमें, या पाइरुवेट से वापस जाके 3 कार्बन में जाके फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी हो सकता है। मतलब कई उसके रूप होते हैं लैक्टेट के, तो लैक्टेट जनरली पाइरुवेट के थ्रू वापस आ जाता है सिस्टम में बैक होके, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में सर आपका धन्यवाद कहूँ आपने इतना दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने इतना हमारे लिए समय निकाला, हमारे बच्चों के लिए समय निकाला। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज आपका हेक्टिक शेड्यूल है उसमें आपने समय निकाला, इसके लिए तो आपको यूनिवर्सिटी से भागते हुए 5-10 के बाद निकला और गाड़ी में फिर जब हम अपने घर के पास, उसके पहले कंप्यूटर ऑन कर दिए थे ताकि कंप्यूटर ऑन करने की टाइम वेस्ट ना हो, बट थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गई। तो सर ये जंतु विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद की तरफ से हमारे प्राचार्य प्रोफेसर आशीष जोशी जी की तरफ से आपका सर बहुत बहुत आभार कि आपने इतना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। और हमारे बच्चे निसंदेह इससे वो जरूर पाएंगे जो उनके एग्जामिनेशन में आएगा। सर इसमें आधे बच्चे ऐसे हैं जो अभी चूंकि इनके पास 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला, तो आधे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये जो कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत रामबाण की माध्यम है। हाँ हाँ, तो हमारी शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका, आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सीते बंद कर।
Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर अगर फिर टाइम मिले तो फिर हम लोग की क्लास ले लीजिए। बच्चों कल हम लोग चर्चा करेंगे एक और विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोवियल जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक टेक्निक, फिश गेस फ्लो साइटोमेट्री एंड क्रोमोसोम पेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी आपको डिस्कवर नहीं होता, जल्दी आप पाते नहीं हैं। तो उसमें एक बहुत बड़े जूलॉजिस्ट हैं जो डोडा जम्मू कश्मीर के हैं, डॉक्टर वहीद कमर बलवान, वो आपको लेक्चर देंगे। पूरे 2 घंटा चलेगा, इसलिए 4:45 में जुड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।